जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक नया टॉपिक जिसका नाम है एंग्लो मराठा वॉर। पिछली क्लास में दोस्त हम सब लोग जान चुके थे कि आपका जो ब्रिटिश कंपनी है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो किस तरह से अपना एक्सपेंशन कर रही थी। और पिछली क्लास में हमने एक विजय के बारे में आपको बताया। वो विजय कौन सी थी, आप एक बार बताएं। तो आप कहेंगे भैया, अंग्रेजों ने मैसूर साम्राज्य को अपने 4 युद्धों के द्वारा अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसमें पहला वॉर लड़ा गया था 1767 से 1769। दूसरा 1780 से 84, जिसमें मैंगलोर ट्रीटी साइन हुई। और तीसरा था 1790 से 92, जिसमें श्रीरंगपट्टनम का ट्रीटी साइन हुआ। और 1799 में टीपू की मौत हो गई। तो क्या कहेंगे, आपका जो मैसूर साम्राज्य था वो सब किसके अधीन हो गया? तो वो अधीन हो गया आपका किसके? अंग्रेजों के। अब अंग्रेजों के सामने एक टारगेट बचा हुआ था, कौन सा? मराठास। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा अंग्रेजों का जो विरोध किया भारत में, तो वो किस साम्राज्य ने किया, तो आप लोगों का नो डाउट एक ही आंसर होना चाहिए, मराठा साम्राज्य। तो बताएंगे अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? मराठा साम्राज्य ने किया। और उन्हीं मराठाओं को फिर टारगेट किया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वही हमको आज समझना है। कितने साथी ऐसे जानते हैं जो ये बता सकें कितने आंग्ल मराठा युद्ध कुल हुए, यानी टोटल एंग्लो मराठा वॉर कितने हुए हैं? प्रियांशी शर्मा, निकिता सैनी, जीवन, आईटीआई, नीलेश, राहुल कुमार, बिहारी, अशोक, अनुज, प्रदीप, अजय अभिरे, आपका निकिता, प्रजापति, प्रांजलि शर्मा, सारे साथियों का स्वागत है। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझने के लिए आप तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, जो कई साथियों ने कहा कि ये 3 युद्ध हुए, उन तीनों युद्धों को हमको समझना है। 4 नहीं, 4 हुए हैं आपके। हमने बताया था 3 तो कर्नाटक वॉर हुए, 4 हुए आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए उनकी संख्या है 3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या कह रहे हैं साथी, दिखाएं ऊपर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओके, चलो भैया, ऑपरेशन सिंदूर पर भैया 2 शब्द बोले। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और हमारे देश की भावनाएं हैं। दरअसल में सिंदूर शब्द होने का अर्थ ही है कि भारत में जो साथी सिंदूर उजाड़ा गया, भारतीय महिलाओं का जो सिंदूर उजाड़ा गया, भारतीय आत्मा पर जो हमला हुआ, और उसका जो प्रतिशोध है, उसका जो बदला है, वो भारतीय सेना लेंगी और ज़बरदस्त तरीके से लेंगी। हम पूरे देश को ये विश्वास है और पूरा देश उनके साथ में है। पूरे देश की भावनाएं उनके साथ में हैं। और हम सबका उनके प्रति जो विश्वास है, सम्मान है हमारी सेना के प्रति। सेना इस बात को जानती है कि सेना अगुवाई कर रही है उस 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का। और ये साथी बहुत ज़बरदस्त होगा। बाकी इसके बारे में पंक्तियाँ बोलेंगे आपका प्रैक्टिस सेशन में। ओके, आज अब कक्षा को समझते हैं, लिखेंगे। प्रथम 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 आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा मराठा वॉर। टोटल कितने युद्ध हुए हैं इनके बीच में? तो टोटल 3 युद्ध हुए हैं। आपको याद रखना है कितने युद्ध हुए अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में? 3 युद्ध हुए, जिसमें पहला युद्ध चलाएगा आपका 1765 से लेकर के आपका 1765 से लेकर के 72 तक चलेगा। ठीक है। जो सेकंड वॉर चलता है आपका 1765 नहीं, 1775 से 82 तक, 1775 से 82 तक चलेगा। और जो दूसरा वॉर होगा आपका वो चलेगा 1803 से 1803 से 1805। और जो थर्ड वॉर होगा आपका वो चलेगा 1817 से 1818। और इस तरह से मराठा एम्पायर में जो पेशवाई है उसको खत्म कर लिया जाएगा और मराठा शक्ति को कैप्चर कर लिया जाएगा। ओके, तो 3 वॉर हुए हैं, उन्हीं को हम लोगों को समझना है। अब ये समझाने के लिए साथी मुझे आपको कुछ बैकग्राउंड पर ले जाना पड़ेगा। और बैकग्राउंड यानी कि पिछले समय पर जाना होगा। जैसे मेरा आपसे प्रश्न होगा, थोड़ा धैर्य से उत्तर देना। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? मैंने आपको ये भी समझाता है कि मराठा में 1761 के बाद में किस तरह से पेशवाई में परिवर्तन हुए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? आप लोग कहेंगे भैया हमको याद है पानीपत का तीसरा युद्ध, कौन सी बाहरी शक्ति भारत में आई थी? तो पानीपत का थर्ड वॉर हमको याद है।
पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 को, आपका मकर संक्रांति का दिन हुआ था। तो इसमें एक पक्ष तो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह आप सबको पता होना चाहिए, अहमद शाह अब्दाली था। और दूसरा पक्ष कौन था इसमें? मराठे थे, वर्सेज मराठे। सबको पता है इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आप कहेंगे इस युद्ध में विजय हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। और अहमद शाह अब्दाली का इसमें सहयोग किया था उन्हीं व्यक्तियों ने जिन्होंने मीर कासिम का सपोर्ट किया था, यानी कि बक्सर के युद्ध में आपका एक तो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और दूसरा व्यक्ति कौन था बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ में, जरा बताएं। सुजाउद्दौला अवध से ये साथी बना था अहमद शाह अब्दाली का। और साथ में जो मुगल सम्राट था आपका, जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, वो गद्दी पे बैठा था तभी 1760 में, और उसने सहयोग किया अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं के खिलाफ में, मराठाओं की बढ़ती शक्ति को, क्योंकि मराठा अक्सर दिल्ली पर युद्ध करते रहते थे और दिल्ली को बहुत नीचा देखना पड़ता था मराठा शक्ति के सामने। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था बाजीराव ने आपका दिल्ली पर जाकर के मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर दिल्ली को क्या बोलेंगे, नेस्तनाबूद कर दिया था। तो ये जब एक ग्रुप बना यहाँ पर, तो इस ग्रुप को बहुत शक्ति प्राप्त हुई और इन लोगों की हो गई जीत। मैंने कहा था पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की जैसे ही हार हुई, तो मराठा के जो पेशवा थे इस समय पर, कौन थे यहाँ पर? मराठा में के जो पेशवा थे उनका नाम हुआ करता था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव इस घाव को सहन नहीं कर पाए और 1761 में क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई। 1761 में उनकी डेथ हो गई। जब 1761 में उनकी डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद में जो पेशवा बने थे उनका नाम था माधवराव। माधवराव पेशवा बने। बड़ी अच्छी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। माधवराव पेशवा रहे थे आपका 1761 से लेकर के 72 तक, और जबरदस्त पेशवा थे। मैंने आपको बताया था मराठाओं की पानीपत के तीसरे युद्ध की वजह से, तीसरा जो युद्ध हुआ जिसमें मराठाओं की हार हुई, तो मराठाओं की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, जो उनकी प्रेस्टीज खत्म हो चुकी थी, जिसके बारे में ये बातें चल रही थी कि मराठा अब अपनी शक्ति खो चुके हैं, उसको वापस से पाने का प्रयास किसने किया था? तो वो व्यक्ति माधवराव पेशवा ही हैं। माधवराव पेशवा ने पहला संपर्क साधा किससे? शाह आलम द्वितीय से, और शाह आलम द्वितीय को उनकी शक्ति का एहसास कराया कि तुम मुगल सम्राट हो और तुमको किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम समझ रहे हो कि मुझे बाहरी शक्तियों की जरूरत है, तुम्हें अपनी गद्दी पर वापस बैठना चाहिए। और माधवराव पेशवा ने भारत की उस समय की स्थितियों को बहुत अच्छे से जांचा, और इस समय पर वो अंग्रेज नीतियों को, क्योंकि बक्सर के युद्ध के द्वारा अंग्रेज अपनी चीज़ों को एक्सपैंड कर रहे थे, अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे थे, तो अंग्रेज नीतियों को भी पहचान गए। इसीलिए इन्होंने सोचा कि भारतीय राजाओं के साथ गठजोड़ किया जाए। 1764 में शाह आलम पर आप जानते हैं, शाह आलम को पेंशनर बना दिया था अंग्रेजों ने। और कितने रुपए की पेंशन देते थे इनको बताएं एक बार? आप कहेंगे 26 लाख रुपए की पेंशन देते थे। तो इस समय पर 1764 में तो वो पेंशनर बन चुके थे। तो जब वो पेंशनर बन चुके हैं, तो उनको वास्तविक शक्ति का एहसास दिलाया माधवराव पेशवा ने। माधवराव ने उनसे कहा कि हम तुमको वापस से दिल्ली की गद्दी पर स्थापित करेंगे। और याद रखना, शाह आलम द्वितीय को शक्तियां दी माधवराव पेशवा ने, और उनको वापस से उनकी खोई प्रतिष्ठा को शाह आलम द्वितीय को वापस दिलाया, और शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली में स्थापित किया। तो मैंने आपसे कहा 1761 से 72 होगा, सॉरी 62 नहीं, 1761 से 72। तो 1772 में क्या होता है, माधवराव की डेथ हो जाती है। क्या बोलेंगे? माधवराव की जब डेथ हो गई, याद रख लेना इनकी क्या होगी, 1772 में डेथ हो गई। 1772 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनके बाद में जो पेशवा बने उनका नाम क्या था जरा बताएं? तो आप कहेंगे वो थे नारायण राव। नारायण राव पेशवा बने। और नारायण राव जब पेशवा बने, तो ये पेशवा रहे थे कुल, मैंने आपको लिखा है 1772 से 73 तक। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक ही वर्ष पेशवा क्यों रहे? क्योंकि इनकी हत्या करवा दी गई। और इनकी जो हत्या करवाई थी, क्या बोलेंगे, नारायण राव पेशवा, इनकी हो गई भैया हत्या। इनको इनका मर्डर कर दिया गया और इनकी हत्या कराई इनके चाचा। इनके जो चाचा थे उनका नाम था आपका राघोबा। क्या बोलेंगे? इनके चाचा राघोबा ने, राघोबा या बोले रघुनाथ राव ने, रघुनाथ राव ने, एक बार थम्सअप करें, समझ में आ रही है चीजें? क्लियर हैं एकदम से चीजें? मैं आपको वापस से वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो हमको आपको पढ़ा चुके थे, क्योंकि आज हमको रिकॉल करने की थोड़ी सी जरूरत है 5 मिनट की।
तो नारायण राव की हत्या कराई किसने? क्योंकि नारायण राव के विरोध में रहते थे उनके ही चाचा रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव क्या चाहते थे, क्यों विरोध में थे? क्योंकि रघुनाथ राव चाहते थे कि पेशवा मैं बनूं। अब खुद पेशवा बनेंगे तो जिस व्यक्ति को पेशवा नियुक्त किया गया उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो ये रघुनाथ राव तो विरोधी हो गए, प्रतिद्वंदी हो गए, इनके एकदम से अपोनेंट बन गए। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति हैं मराठा साम्राज्य में जिन्होंने को कहा जाता है कि उन्होंने मराठा साम्राज्य को टूटने से बचाया, और वहां पर जो विरोध चल रहा था उस विरोध के खिलाफ वो हुए, रघुनाथ राव यानी राघोवा के खिलाफ वो हुए। कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने मराठा शक्ति को एकत्रित करने का आपका प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए? अपनी मृत्यु तक उन्होंने पूरे मराठा जो पेशवाई था या मराठा जो साम्राज्य था उसको बांधे रखा। 1800 में जब तक उनकी डेथ नहीं होगी, तो उनका नाम था, आप सब ने लिखा, नाना फडणवीस। आप साथी, मैं अगर दिल की बात कहूँ तो बहुत अच्छे छात्र हैं, क्योंकि आप चीज़ों को ध्यान रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उतने ही शब्दों को आप पेश करते हैं। ये वाकई में मतलब एक टीचर के लिए, एक गुरु के लिए एक बड़े कमाल की बात है। और अगर मैं कहूँ इस बात पर आपकी प्रशंसा की जाएगी कि आप एक परफेक्ट आंसर देते हैं। तो क्या बोलेंगे? नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस जो थे वो विद्रोही बने किसके? रघुनाथ राव के, कि भाई तुम ये जो है काम गलत कर रहे हो, और इन्होंने क्या किया कि तुमको हम ये गद्दी हासिल नहीं करने देंगे। तो इन्होंने क्या किया था, नारायण राव के पुत्र, नारायण राव के एक पुत्र थे, उनका नाम था आपका, उनका नाम था माधव राव सेकंड। माधव माधव राव माधव राव सेकंड को पेशवा बनाया, माधव राव सेकंड को पेशवा बनाया। और किसकी मदद से पेशवा बने ये? माधव राव सेकंड जो पेशवा बने, ये बने फडणवीस की हेल्प से। नाना फडणवीस की जी हेल्प बोलेंगे, नाना फडणवीस जो थे उनकी हेल्प से ये पेशवा बने। तो इससे तो बहुत नाराज हो गया रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने कहा कि भाई ये तो मराठे एकत्र हो रहे हैं, अब मैं कैसे पेशवा बनूं? उनका तो ड्रीम था। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना साम्राज्य बनाने के लिए उनकी महत्वाकांक्षाएं साथ ही इतनी बढ़ जाती हैं कि वो सभी नीतियों को भूल जाते हैं, वो सारी नैतिकता का त्याग कर देते हैं, और फिर सब उनको लगता है कि सारी चीज़ें मेरे अधीन होनी चाहिए और मैं किसी के अधीन रह करके कार्य नहीं कर सकता हूँ। और यहीं पर बहुत सारे लोगों का पतन होता है। और हमेशा ये चीज़ एप्लीकेबल पूरे समाज पर होती है। जब आपको लगेगा आपकी योग्यताएं हैं, जैसे मान के चलिए किसी ने, अगर हम एक उदाहरण देते हैं आपको, आज जैसे एप्पल को आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा ब्रांड है दुनिया में। क्या जो एप्पल के सीईओ हैं, अगर वो ये सोचे कि भाई नहीं, मुझे तो एक अलग से कोई कंपनी बनानी है, मैं तो अलग से कोई कंपनी बनाऊंगा, तो वो उसमें कामयाब भी हो सकते हैं, उसमें फ्लॉप भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो नैतिकता है वह खत्म हो जाएगी अगर वो अच्छी नीतियों से कार्य नहीं करेंगे। या अन्य कंपनियों में आप देखिए, जैसे भारत के सुंदर पिचाई, अब वो ये बोले नहीं, मुझे तो गूगल का मालिक ही होना है, या मैं तो ऐसी एक कंपनी बनाऊंगा जो क्या हो, जो गूगल से बेहतर होगी या गूगल के जैसी होगी। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, पहले के जो राजा होते थे अपनी नैतिकता का पतन कर देते थे स्वयं ही, और एक नए मार्ग पर चलते थे कि हम किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, माधव राव सेकंड पेशवा बन गए फडणवीस की हेल्प से। तो ये रघुनाथ राव कहाँ, क्या ऑप्शन बचा रघुनाथ राव के पास में, बताओ। अब आपके समझ में आ गई होगी सारी कहानी कि रघुनाथ राव ने तुरंत ही ये प्रयास किया कि अब मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क करना चाहिए और मैं अब अंग्रेजों से जाकर के मिल जाऊंगा। और जैसे ही ये अंग्रेजों से जाकर के मिले, उसी को कहते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। हम सब करें, सारी कहानी आपके मस्तिष्क में हमेशा रहेगी। अब आप समझ पाओगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसको हमने कहा, जिसका टाइम है 1775 से 82। चलें भैया, बात समझ में आएगी। तो क्या हुआ, रघुनाथ राव कहाँ चले गए, क्यों चले गए, अब आपको सब पता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हम पढ़ रहे हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें याद रख लेना, 1775 में रघुनाथ राव, जिनका नाम क्या है, राघोवा आप कहें या रघुनाथ राव, अब आपको क्लियर है। रघुनाथ राव ने सूरत की संधि की, सूरत की संधि, सूरत क्या बोले, नहीं ऐसे मत लिखो, लिखेंगे रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ, ये भी तो पता होना चाहिए किसके साथ में की, अंग्रेजों के साथ साथ सूरत की संधि की, सूरत की संधि
अब अंग्रेजों ने कहा ठीक है भैया, तुम हमारे पास आ रहे हो, तुम हमको क्या दोगे? सूरत की संधि की। इस समय रघुनाथ राव के क्षेत्र में और दो क्षेत्र आते थे, मतलब प्रमुख आते तो 3-4 क्षेत्र थे, और तालसेट और बसीन के क्षेत्र, तालसेट और बसीन के क्षेत्र, बसीन के क्षेत्र, ये वही बसीन है जिसे बाजीराव ने जीता था पुर्तगालियों से। बसीन के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए, अंग्रेजों को सौंप दिए। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको सौंप दिए, अंग्रेजों को सौंप दिए। तो क्या बोल देंगे हम यहाँ पर? इन 1775, इन 1775 रघुनाथ रघुनाथ साइंड रघुनाथ साइंड द सूरत ट्रीटी, द सूरत ट्रीटी, सूरत ट्रीटी एंड एंड हैंडेड ओवर हैंडेड ओवर हैंडेड ओवर, क्या बोल देंगे इनको? हैंडेड ओवर किसके क्षेत्र, किस किसके क्षेत्र है? तालसेट का क्षेत्र है, तालसेट एंड बसीन, बसीन बसीन एरिया टू ब्रिटिशियर्स, ब्रिटिशियर्स किसको सौंप दिए? ब्रिटिशियर्स को सौंप दिए। और ये 2 क्षेत्र देने का वादा किया। अंग्रेज कहते हैं इसमें हमको तो और क्षेत्र भी चाहिए। तो फिर बाद में क्या किया, इसने एक प्रॉमिस किया कि हम तुमको जो है, अगर हम जीतेंगे तो सूरत और भड़ौच देने का वायदा भी किया। सूरत और भड़ौच क्षेत्र भी दिए, यानी कि उनको दिए जाने का वायदा किया। क्या बोलेंगे? क्या बोले? एरिया ऑफ सूरत एंड भड़ौच, एरिया ऑफ सूरत एंड भड़ौच वर ऑल्सो गिवन, ये भी साथ ही दिए गए, ठीक है। और इसके बाद में दूसरी बात क्या है? तो अर्रास का एक वॉर होता है, अर्रास का युद्ध हुआ। अर्रास का युद्ध, अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तुम हमको ये सब देते हो तो हम एक काम करते हैं, अभी तुम्हारे साथ हम हो जाते हैं और मराठाओं को हम हराएंगे। क्योंकि अंग्रेजों को तो तुम्हें पता था, उनको तो मौका चाहिए वॉर का। तो अर्रास का वॉर होता है। अर्रास का वॉर किस किस के बीच हुआ होगा बताएंगे? एक तरफ तो पक्ष हो गया आपका माधवराव सेकंड का, और एक तरफ जो रघुनाथ राव हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल चुके हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉमिस कर चुके हैं कि तुम मेरी ये जगह ले लो भैया, और मेरा खोया हुआ जो आत्मसम्मान है, मतलब झूठा आत्मसम्मान है मेरा, उसको तुम बचा लो। तो अर्रास का वॉर हुआ। अर्रास के वॉर में क्या हुआ, जिसमें इस वॉर का एक कंक्लूजन, नतीजा क्या निकला, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए। और अंग्रेज इसमें जब हारे तो भाग गए, अंग्रेज पराजित हुए। तो मुझे एक बात बताएं कि रघुनाथ राव का जो ड्रीम है, क्या वो फुलफिल हुआ? क्या वो पूरा हुआ? क्या वो पूरा हो गया? तो आप कहेंगे भैया ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, ये तो पूरा ही नहीं हुआ रघुनाथ राव का ड्रीम। अब अंग्रेजों ने भी देख लिया। अच्छा, मैं आपसे एक घटना और पूछना चाहूंगा, ये वही घटना है, आप सबको पता होना चाहिए। इसके अगले ही वर्ष क्या हुआ था? अमेरिका आज़ाद हुआ था। अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहां पर फ्रांसीसियों की विजय हुई थी लगभग, या ये कहें कि अमेरिका को आज़ाद कराने में फ्रांसीसियों का सहयोग रहा। अब यहाँ पर तो आप सबको पता होना चाहिए, तो अमेरिका उनके हाथ से निकल गया। अमेरिका जैसे ही हाथ से निकला तो ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर ब्रिटेन की तरफ से एक प्रेशर आया कि हम एक अपनी टेरिटरी छोड़ चुके हैं, एक टेरिटरी हमसे छूट गई है, अब भारत ही हमारे पास में अच्छा विकल्प है। तो भारत में स्थितियां ज़्यादा ना बिगड़े। ज़्यादा ना बिगड़े का मतलब है कि अभी इस समय पर आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज मैसूर युद्ध में भी बिजी थे या नहीं थे। भाई 1700, मैंने आपको बताया था 1767 से लेकर के 1767 से लेकर के जब से फर्स्ट आपका एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ, और जब तक टीपू की मौत नहीं हुई, उसके पिता हैदर अली के समय पर, यहाँ पर संघर्ष था या नहीं था? आप कहेंगे हाँ, यहाँ पर भैया आपका आंगल मैसूर संघर्ष ये चल रहा था। अब आंगल मैसूर संघर्ष के चलते हुए उन्होंने चिंता की कि यार मराठे भी हमारे खिलाफ हो गए तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक है, क्या बोलेंगे, कहीं इससे दिक्कत ना हो जाए। तो इस समय पर था हेस्टिंग्स अंग्रेज। तो हेस्टिंग्स ने दिमाग लगाया थोड़ा सा, हेस्टिंग्स ने सोचा यार इससे तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, 2 फ्रंट पे हमको लड़ना पड़ेगा, मैसूर से भी और मराठा से भी। और आपको मैंने बताया था मैसूर वॉर के दौरान कि मराठा कभी इधर शिफ्ट हो जाते थे, कभी, इसीलिए ये स्थितियाँ थी।
तो यहाँ पर क्या बात हुई कि उन्होंने एक काम करा कि एक काम करो, तुम मराठों से अभी संधि कर लो और मराठाओं को थोड़ा अपीज करो, उनको थोड़ा शांत करो। तो यहाँ पर एक संधि हुई, नोट करना, 1776 में, 1776 में, अगले ही वर्ष 1776 में, 1776 में पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि हुई। ठीक है, हेस्टिंग्स को जो खबर पहुंची तो क्या बोलेंगे, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड इन, वाज साइंड इन 1776। अच्छा, इस संधि में क्या कहा फिर हेस्टिंग्स ने आकर के, तो इन्होंने ये कहा कि, क्या कहा कि जो भैया हम रघुनाथ राव का सहयोग नहीं करेंगे, रघुनाथ राव का सहयोग नहीं करेंगे, और जो माधव राव हैं, माधव राव सेकंड को इन्होंने पेशवा एक्सेप्ट कर लिया, वो पेशवा माना। ठीक है, एक्सेप्ट माधवा राव सेकंड या कंसीडर माधव राव सेकंड एज ए पेशवा, पेशवा मान लिया, मान लिया। तो इसके पीछे हेस्टिंग्स की चाल क्या थी कि अभी पहले हमको निपटना होगा इन स्थितियों में, सबसे पहले मैसूर को देखते हैं, और जब तक मैसूर से नहीं निपटेंगे तब तक हम मराठाओं की तरफ जो है हमको अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। और सही नीति थी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, दो फ्रंट पर लड़ना बिल्कुल से एकदम से सही चीज़ नहीं है ना। अब मान के चलो हमको चीन से भी लड़ना, पाकिस्तान से भी लड़ना, तो दो फ्रंट पे एकदम थोड़ी ना लड़ेंगे हम। पहले हम पाकिस्तान को निपटाएंगे और धीरे धीरे अपना पीओके लेंगे, फिर वहाँ पर हम बलूचिस्तान को स्थापित करेंगे, बलूचिस्तान की मांग उठेगी, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएंगी कि पाकिस्तान ये कहेगा भाई साहब मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई थी उनके लिए मुझे माफ़ करो, और आप बताइए मैं तो चाइना के कहने पर उनके बहकावे में आकर के अपना सारा नुकसान कर लिया हूँ, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता कि मैं मानवता की दृष्टि से भारत के प्रति समर्पित रहता, तो शायद मेरी इस जनता के लिए, यहाँ पर जो जनता, और वहाँ की जनता समझ भी रही है पाकिस्तान की। वहाँ आपने देखा ना, वहाँ पर आपका जो लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद में क्या हुआ, तो वहाँ पे लाल मस्जिद के जो मौलाना थे उन्होंने आपका पूछा उनसे, वहाँ पे जो लोग आपका कुरान पढ़ रहे जो आते हैं नमाज के लिए, उन्होंने पूछा भारत पाकिस्तान की वॉर होगी तो कितने लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान का साथ देंगे, तो एक भी हाथ नहीं उठा। अब जनता तो जानती है ना सब कि वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं, तो पाकिस्तान में बहुत हालात ख़राब हैं। इवन एक जो मौलाना थे वहाँ पर पाकिस्तान में, उन्होंने तो एक मस्जिद में कुरान की कसम खा करके ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान का यदि युद्ध हुआ तो वह भारत का साथ देंगे। तो जनता तो समझती है ना, जनता को एक बेहतर सरकार चाहिए, एक ऐसा राजा चाहिए, या पूछे ऐसा एक राजा क्या, ऐसा एक शासक चाहिए, वो किसी भी पद के रूप में हो जो उनको एक बेहतर शासन दे पाए, बेहतर शासन दे पाए। तो माधवराव सेकंड को इन्होंने पेशवा मान लिया और इन्होंने कहा अभी झगड़े की जरूरत नहीं है, अभी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण भी समझिए। कौन है यहाँ पर, हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, हेस्टिंग्स। अब ये हेस्टिंग्स बड़ा चालू व्यक्ति था। अब इस हेस्टिंग्स ने कहा कि ठीक है, एक जरूरत तो हमको ये है कि यहाँ पर हमको बिजी होना है, एक दूसरा क्या है कि ये जो अधिकारी मिले थे, ये जो सब लोग मिले थे, या रघुनाथ राव ने जो अंग्रेजों के साथ में सूरत की संधि की थी, तो मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज बंबई में थे या नहीं थे। हमने आपको बताया था कि 1661 में जो पुर्तगाली राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से हो गई थी, युवराज चार्ल्स से, तो उनको आपका 1661 में शादी के बाद में 1668 में बम्बई दहेज में मिल गया था। तो बम्बई उनके पास में है या नहीं है, आप बताएंगे। आप कहेंगे जी भैया बम्बई में तो था उनके पास में। और इधर वॉरेन हेस्टिंग्स किस क्षेत्र में है, वॉरेन हेस्टिंग्स आपका कलकत्ता के क्षेत्र में, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वो वहां पे पोस्टिंग हुई उसकी क्लाइव के बाद में, बीच में कुछ लोग आए और बाद में ये गवर्नर जनरल बना पहला बंगाल का। और इधर क्या है, इधर है आपका बंबई। अब ये जो रघुनाथ राव गया था, ये गया था बंबई के अधिकारियों के पास में। अब एकदम से इस बात पे तो हेस्टिंग्स को बड़ा बुरा लगा कि यार बंबई के अधिकारियों से तुमने बातचीत कर ली तो दूसरा पक्ष इसका ये भी है। उसने कहा ये राइट तो मुझको है, हमने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया था, तो उसके तहत क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था, आप समझ रहे हैं। इसीलिए क्रम से पढ़ना जरूरी है, इसीलिए हमने पॉलिटी को पहले पढ़ा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो आप कहेंगे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और हेस्टिंग्स पहला व्यक्ति बना था, तो हेस्टिंग्स के अधिकार जबरदस्त किए गए। बंगाल में आपका बिहार और उड़ीसा को भी उसके अधीन कर दिया गया। आप कहेंगे हाँ,
तो असली राइट किसका बनता है? एक ट्रीटी साइन करने का, भारत में जो कुछ भी हो रहा है, या कोई बड़ी ट्रीटी है, या कोई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, या कोई बिजनेस प्लानिंग है, उन सब के लिए राइट किसके पास होने चाहिए? तो आप कहेंगे भैया हेस्टिंग्स के पास होने चाहिए। लेकिन ये जो आपका सूरत की संधि हुई यहाँ पर, जो सूरत की संधि हुई, ये सूरत की संधि हुई है कब? 1775 में। तो उसने इसको बिल्कुल से बोल दिया कि ये बेसलेस है, इस तरह की संधि का कोई अर्थ नहीं है। और इस तरह से उसने क्या बोला कि भैया हम तो पुरंदर की संधि करेंगे और माधवराव सेकंड को पेशवा मानेंगे। अब मुझे बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी में ही दो फ्रंट बन गए या नहीं बन गए? एक तो बंबई के अधिकारी हो गए जिनकी बात गिरा दी गई, और एक आपका कलकत्ता में हेस्टिंग्स जो आपका वास्तविक अधिकार रखता था, उसने कहा कि भैया हमारे द्वारा जो ट्रीटी साइन होगी वो वैलिड होगी, नहीं तो बाकी सब चीजें बेकार हैं। तो अब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? दो चीजें आपको समझनी है कि बंबई और कलकत्ता के अधिकारियों में तनातनी हो गई। एक तो आपका बंबई के अधिकारी थे, बंबई, और दूसरे कहाँ के थे? कलकत्ता। तो ये दोनों के अधिकारियों में क्या हो गई? यहाँ पर एक रिजल्ट निकलता है कि इनके बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। अब इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो इनके बीच में विवाद हो गए, तो ये मामला गया ब्रिटेन। कहाँ पहुंचेगा? हेडक्वार्टर पहुंचेगा। बोले भैया वहां तो भारत, अब तो आप ये कह रहे हैं कि आपका अमेरिका तो आजाद हो ही चुका है और भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी में दो फ्रंट हो गए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि अमेरिका इसी समय पर, मैंने क्या बोला, यूएसए 1776 में आजाद हो चुका था। अंग्रेजों के सामने बड़ी समस्या थी ब्रिटेन के सामने कि भविष्य में कहीं भारत भी आजाद ना हो जाए। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, देखो अभी ऐसा हो सकता है कि तुम तो ये कह रहे हो कि जो मराठा हैं उनके हमको सहयोग की जरूरत है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मराठा तुम्हारा ही सहयोग देंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि मराठा मैसूर के साथ में नहीं मिलेंगे? तो ये बात हेस्टिंग्स से उन्होंने कही। अब ये बात एकदम से सही है भाई, अगर कोई ट्रीटी साइन हो जाने से क्या गारंटी हो जाएगी कि मराठा भविष्य में मैसूर का साथ नहीं देंगे? और उन्होंने दिया भी था कई फ्रंट पर मैसूर का साथ। तो आप कहेंगे हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, कभी भी ऐसा हो सकता है कि भारत में गुट जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और कहीं ऐसा ना हो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकाल फेंके। तो अभी आप एक काम करो, सीधे सीधे मराठाओं से लड़ो, और कैसे भी करके जो व्यक्ति हमारी तरफ आया है, रघुनाथ राव राघोवा, उसको पेशवा बनाओ। ठीक है, तो क्या काम मिल गया यहाँ से? तो मामला जब ब्रिटेन पहुंचा तो क्या बोले कि भाई राघोवा को पेशवा बनाओ, राघोवा को राघोवा को पेशवा बनाओ। यानी हेस्टिंग्स की जो समझ थी उसको इन्होंने नीचा कर दिया। राघोवा को कैसे भी करके पेशवा बनाओ, कोई युद्ध हो, कोई झगड़ा हो, कुछ भी हो, किसी भी स्थिति। तो भैया जो बंबई की सेना थी, बंबई की सेना थी, एकदम से उसको तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि उन लोगों की बात मान ली गई। तो बंबई की सेना ने क्या किया, यहाँ पे दो वॉर लड़े। तेलगांव, मराठों के खिलाफ तेलगांव, तेलगांव लड़ा था 1779 में, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही बंबई की सेनाएं बढ़ी, तेलगांव एक पड़ता था महाराष्ट्र में इलाका, तो वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी अंग्रेजों को। अंग्रेज एकदम से हार गए और अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा। बोले यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहीं पे एक ट्रीटी साइन हुई थी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, बड़गांव की संधि, और अंग्रेजों ने उस संधि में माफी मांगी थी। तो यानी कि बंबई के अधिकारी निरस्त हो गए। अब ये खबर पहुंची हेस्टिंग्स के पास में कि भाई तुम कुछ करो। हेस्टिंग्स से बोला गया कि भाई लड़ना पड़ेगा। अब हेस्टिंग्स तो मन ही मन क्या सोच रहा है, हेस्टिंग्स तो सोच रहा हमने तो पहले ही कहा था, अभी लड़ने की स्थिति में नहीं हो, दो फ्रंट पे सेनाएं कहाँ से लाओगे, एक जगह मैसूर में और एक जगह यहाँ पर आपका मराठा में, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर हेस्टिंग्स के ऊपर दबाव आता है कि बंबई की सेनाएं तो जो है यहाँ तेलगांव में, बंबई की सेना जो है वो तेलगांव में हार गई है, और उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई है, और शर्मिंदगी में मराठाओं ने उनसे बड़गांव की संधि भी साइन कराई है 1779। तो हेस्टिंग्स चलता है, हेस्टिंग्स इसके लिए योजना बनाता है और वह कहता है कि हम मराठाओं पर दो तरफ से हमला करेंगे। और मराठाओं पर जो उसके हमले हुए वो दो तरफ से हुए। किस तरफ से? एक तो पुणे की तरफ से हेस्टिंग्स ने जो हमला किया आपका पुणे की तरफ से, और एक किया उसने ग्वालियर की तरफ से। तो पुणे वाले हमले में क्या हुआ, बुरी तरह से हार हुई, पुणे की तरफ से बुरी तरह से हार हुई। हाँ, ग्वालियर की तरफ से सफलताएं मिली। ग्वालियर की तरफ से जब सफलताएं मिलती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर ये लोग कहते हैं कि भाई एक काम कर लेते हैं हम, कि हमको आगे बढ़ना चाहिए और भी। लेकिन मराठा इनकी छोटी छोटी जितनी भी टुकड़ियां थी उन सबको जगह जगह पर हरा रहे थे। यानी हेस्टिंग्स की समझ सही थी या नहीं, आप मुझे बताएं एक बार, आप कितना समझे। सिर्फ एक जगह ग्वालियर में एक छोटी सी टुकड़ी की जीत होती है, नहीं तो बाकी सारे फ्रंट पे मराठा सेनाएं जीतती। तो हेस्टिंग्स सही सोच रहा था, यानी कि अभी मराठाओं से अच्छे संबंध बना लेते, अब संबंध यहां भी खराब कर लिए।
अब तो एकदम से पुष्टि हो गई कि मराठा तो मैसूर का सहयोगी ही करेंगे। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर हेस्टिंग्स ने कहा कि भैया अब भी टाइम है और संधि कर लो। तो 1782 में फिर अंग्रेजों ने फिर से संधि की। तो याद रख लेना 1782 में सलबाई की संधि हुई, जिसको सालबाई की संधि भी हम सालबाई की संधि हुई। भैया कहानी क्लियर है एकदम से। तो सालबाई की संधि हुई और अब क्या होगा, क्या बोलेंगे यहाँ पर, सालबाई की संधि हुई यानी कि हम कहेंगे ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड इन 1782। अब इसमें क्या प्रमुख बातें हुई सालबाई की संधि में? अंग्रेजों ने अपनी गलती स्वीकार की और इन्होंने कहा भैया हम तो राघोवा बाघोवा के चक्कर में बेकार पड़ रहे थे। इन्होंने किया कि माधव राव सेकंड, जिसको इन्होंने पुरंदर में संधि में पेशवा माना, को वास्तविक पेशवा माना। भैया यही है पेशवा माना। ठीक है। दूसरी चीज क्या की इन्होंने, राघोवा, अब उसको भी नाराज नहीं कर सकते, उसने कहा यार मैं तुम्हारे पास आया था, राघोवा को पेंशनर बनाया, यानी कि राघोवा को पेंशनर बनाया। लिख लेना, कंसिडर्ड माधवराव सेकंड एज ए पेशवा एंड मेक ए पेंशनर। राघोवा क्या बोलेंगे, राघोवा वाज मेड ए पेंशनर। राघोवा वाज मेड ए पेंशनर। और तीसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण क्या हुई थी, तीसरी चीज हुई थी एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए। जो जहां पर जो भी जीता एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए। और इस तरह से क्या हो गया कि भैया आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो आपका शांत हो गया। एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए, यानी कि ईच अदर्स एरिया वाज रिटर्न्ड। ईच अदर्स एरिया वाज रिटर्न्ड। एक दूसरे को वापस कर। तो क्या बोलेंगे, कभी भी आपसे पूछे सलबाई की संधि, और सलबाई की संधि से क्या हुआ था, आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो। अंग्रेज यहां पर हार गए मराठाओं से या नहीं, फाइनली आप क्या समझे, यस और नो? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में? तो ये हुई आपका एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन 1782। समाप्ति हो जाती है। अब अंग्रेजों के पास कोई विकल्प नहीं था, मराठाओं के खिलाफ जा नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया था सलवाई की संधि में जैसे ही मराठाओं की संधि हो गई अंग्रेजों से, तो अंग्रेज अब तक किसका साथ दे रहे थे? क्योंकि आप समझ लीजिए कि यहां पर अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा था आपका किससे, मराठाओं से। तो इसकी वजह से मराठा किसका साथ देने को मजबूर हो गए थे, मैसूर का। लेकिन जैसे ही ये संधि आपका हस्ताक्षरित होती है, तुरंत ही मराठा और निजाम जिस हैदर अली की सहायता कर रहे थे दूसरे युद्ध में, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से 84, उसमें बैकआउट हो जाते हैं और इसी वजह से हैदर अली की हार होती है। तो हैदर अली की हार का कारण कौन सी संधि बनी थी? सलबाई की संधि बनी थी, क्योंकि फिर आपका उसी युद्ध में पोटरनावो के वॉर में अंग्रेजों ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी और अंग्रेजों ने क्या किया था, आपका हैदर अली को उसी युद्ध में मार गिराया। फिर टीपू सुल्तान चार्ज लेता है। तो दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही हैं, जोड़ते हुए देखकर हमेशा चला करो। क्लियर है कहानी? तो अंग्रेज इसके बाद में एकदम से शांत रहते हैं कि हमको अभी निपटना है मैसूर से। और फाइनली मैसूर को कब जीत लिया उन्होंने, बताएं किस वर्ष में? मैसूर को कब जीत लिया? अब तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटी भारतीय इतिहास की इन दिनों में। जैसे कि एक तो मैसूर को फाइनली एक सहायक संधि थोपी टीपू सुल्तान के ऊपर वालेजली ने, लेकिन उसने डिनाई कर दिया तो कार्यवाही कर दी और 1799 में टीपू सुल्तान को घेर करके मार दिया गया। तो 1799 में मैसूर को जीत चुके थे। आप कहेंगे हाँ जी भैया। दूसरी घटना क्या है? अभी मैंने एक नाम लिया था नाना फडणवीस। तो मैंने आपसे कहा था नाना फडणवीस मराठों को बहुत जोड़ के रखते थे, और नाना फडणवीस के साथ में एक व्यक्ति थे महादजी सिंधिया। वो भी मराठों के एकीकरण के लिए एक कारक माने जाते हैं कि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दोनों ने मराठों को बहुत शक्ति प्रदान की। लेकिन ये तीन घटनाएं क्या है? 1795 में तो महादजी सिंधिया की डेथ हुई। महादजी सिंधिया की डेथ कब हुई?
महादजी सिंधिया की डेथ हुई आपका 1795 में, 1795 में। इसके बाद में 1799 में अंग्रेज मैसूर को जीत चुके हैं। तीसरी घटना है सन 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो गई। तो एक तो दो उनके लीडर जो थे मराठाओं के वो नहीं रहे, एक आपका जो प्रतिद्वंदी था अंग्रेजों का मैसूर को, वो फाइनली टेक ओवर कर चुके थे। तो अंग्रेज अब तक जो प्रॉमिस इनको कर रहे थे, अब तो अंग्रेजों की पूरी नज़र किसके ऊपर आ गई कि अब मराठाओं से वापस। तो 20 वर्षों तक लगभग शांत रहे। 20 वर्षों तक शांत रहने के बाद में अंग्रेजों ने फिर से खुरापात शुरू। यहाँ पर वापस लेकर चलेंगे हम आपको, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 1772 की स्थिति आपको क्लियर है। रघुनाथ राव चाहते थे, जिसकी वजह से, इनकी चाहत की वजह से ही पहला अंगल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। और इनके अंगल मराठा युद्ध होने के बाद में आपका फिर पेशवा चलते रहे। माधवराव द्वितीय क्या रहे, पेशवा रहे। और माधवराव द्वितीय के बाद में जो पेशवा बनते हैं उनका नाम आता है आपका, इनके बाद में जो पेशवा बने उनका नाम था 1796 में, 1796 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। कौन बने, बाजीराव। वहीं बता देते हैं, यहाँ पे लिखना। सबसे पहले पृष्ठभूमि शुरू करेंगे, क्या बोलेंगे, सेकंड अंगल मराठा युद्ध। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भैया। अपना प्रयास यही है कि आपको सिर्फ डेट वगैरह ऐसे नहीं कि जैसे पढ़ते हैं ना लगातार डेट्स पढ़ा दो, ये तब हुआ वो हुआ। आपको कारण भी पता होने चाहिए कि क्या कारण थे, उस समय की स्थितियां क्या थी, और मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे से उनको समझते हो। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक हुआ भैया, ये हुआ था आपका 1803 से 1805। कई बार इसका वर्णन जो है वो 1806 भी मिलता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1803 से 1805 क्या हुआ इसमें, घटनाएं घटी। कुछ घटनाएं कौन कौन सी हैं, उन घटनाओं में एक प्रमुख घटना आती है आपकी 1796 में, 1796 में, 1796 में बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड पेशवा बना, पेशवा बना ना, इस घटना को पेशवा बना, यानी कि बाजीराव सेकंड became a पेशवा in 1796, in 1796। अब ये बाजीराव द्वितीय दरअसल में था कौन, ये समझिए। तो बाजीराव द्वितीय जो था, ये आपका पहली बात तो राघोबा का पुत्र है, यानी जो राघोबा खुद को एक पेशवा की तरह देखना चाहता था, वह खुद तो अपने सपनों को सफल नहीं कर पाया, लेकिन अपने बेटे को उसने पेशवा बना लिया, बेटे को उसने पेशवा बना लिया। अब कुछ पुरानी घटनाओं पर जिक्र करेंगे, ठीक है। पुरानी घटनाएं क्या हैं आपका, एक तो इस समय पर डेथ किसकी हुई, क्या बताया था मैंने आपका 1795 में, 1795 में महादजी सिंधिया की डेथ हुई। महादजी सिंधिया ये समझा के रखते थे मराठाओं को, बड़ा सम्मान था इनका। इसके बाद में दूसरे इनके जो सम्मान्य व्यक्ति थे वो थे आपका 1799 घटना, उससे पहले जाने, मैसूर पर नियंत्रण हो गया था अंग्रेजों का। मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था, कंट्रोल हो गया था। यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी भैया हो गया था। एक आपका 1800 में क्या हुआ, 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो गई, नाना फडणवीस की डेथ हो गई। और मैंने कहा था नाना फडणवीस की डेथ जैसे ही हुई तो मराठा जो है एकदम से बिखर गए, मराठा एकदम से बिखर गए। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि सन 1801 में आपका जो वेलेजली आया, तो उस वेलेजली ने क्या किया था, आपका सहायक संधि के तहत आपका एक तो निज़ाम को अपने 1798 में निज़ाम को अपने कंट्रोल में कर लिया, और अवध को यानी कि अगर हम बात करें आपका 1798 में एक घटना हुई थी, निज़ाम पर किसका नियंत्रण हो गया था, निज़ाम से हो गई थी आपका सब्सिडरी ट्रीटी, सहायक संधि वेलेजली की, ओके। और एक घटना 1801 में क्या हुआ, 1801 में अवध के साथ में भी क्या कर ली, सहायक संधि कर ली गई। तो मराठाओं के जो आसपास के क्षेत्र थे
वो सारे घिर चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और सबसे मेजर घटना थी इसमें नाना फडणवीस की डेथ। नाना फडणवीस, एक बार थम्सअप करना, मैंने कहा था नाना फडणवीस की डेथ के बाद में मराठा सेपरेट हो गए। तो मैं उनमें से कुछ परिवारों के नाम जानना चाहूंगा, कुछ वंशों के नाम जानना चाहूंगा, आप उनमें से किन को जानते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे ही नाना फडणवीस की डेथ हुई तो आपका नागपुर में कौन सा परिवार सेपरेट हो गया था? तो नागपुर में आपका भोसले परिवार था। याद है भाई साहब? थम्सअप करना। आप कहेंगे हाँ हमने आपको बताया था। हमने कहा था बड़ौदा में गायकवाड़ परिवार, बड़ौदा में गायकवाड़ गायकवाड़ परिवार था आपका। और तीसरा आपका इंदौर में कौन थे? इंदौर में आपका होलकर फैमिली एकदम से सेपरेट हो गई, होलकर। और चौथा आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे सिंधिया। सिंधिया कहाँ थे आपका? ग्वालियर में। कहाँ थे? ग्वालियर में। ग्वालियर में सिंधिया सेपरेट हो गए थे। ग्वालियर में आपका सिंधिया सेपरेट हो गए थे। और पेशवा कहाँ रहे थे? पेशवा रहे थे आपका पूना में। तो ये शक्तियां जो हैं वो बिखर गईं और इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाया। और अंग्रेजों ने जब यहाँ की स्थितियों को एनालिसिस किया तो अंग्रेजों ने कहा कि उस पहली संधियों का या जो पहले आंग्ल मराठा युद्ध का बदला लेने का अब समय आ चुका है। मैसूर से भी अब हम शांत हो चुके हैं, आसपास के इलाके भी हमने अब आपका कब्जा लिए हैं और मराठा क्या है अब सेपरेट भी हो गए हैं। अब उस तरह से उनकी यूनिटरी पावर नहीं है, एक एक व्यवस्था या बोले एक शक्ति के केंद्र में वो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि इस बाजीराव द्वितीय को भड़काया। बाजीराव द्वितीय कौन है? पेशवा। पेशवा कहाँ थे? पूना में। तो ये क्या करते हैं? इस बाजीराव द्वितीय को भड़काते हैं कि तुम एक काम करो ना यार, इन होलकरों को तुम पराजित कर लो ना, इन होलकरों को तुम पराजित करो। तो ऐसा इस तरह का इनका पत्राचार हुआ और आपसी संघर्ष इनके बीच में था ही। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पर होलकर, इंदौर में जो थे वहां के राजा थे जसवंत राव होलकर। कौन थे इंदौर के राजा इस समय? जसवंत राव होलकर। और जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या करा दी। अब इससे तो जसवंत राव होलकर को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? होलकर फैमिली को। तो होलकर फैमिली ने कहा कि हम इस हत्या का बदला जरूर लेंगे और होलकर फैमिली ने वापस अटैक किया पूना पर। तो ये दोनों आपस में संघर्ष में लग गए या नहीं? तो पूना पर वास्तव में अटैक इन्होंने क्या बोल देंगे आपस में, ये दोनों के दोनों का संघर्ष हो गया। तो यहां पर फिर क्या होता है आपका, अब तो भैया जैसे ही पूना पर उन्होंने अटैक किया और पूना को अपने कब्जे में भी कर लिया। पूना किसके कंट्रोल में आ गया? तो आप कहेंगे पूना कंट्रोल में आ गया होलकर फैमिली के। अब तो क्या करे बाजीराव द्वितीय? उसने सोचा कि यार, अब अंग्रेजों ने ये चाल क्यों चली थी? उनको पता था कि होलकर ज्यादा मजबूत है इस समय पर और होलकर कोई अगर वॉर होता है तो इनको हरा देंगे और उसके बाद में ऐसी हमको एक वजह मिल जाएगी इस युद्ध में एंटर होने की। क्योंकि बाजीराव सेकंड से उनका अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंस था, अच्छा पत्राचार था, संबंध अच्छे थे। ठीक है, क्योंकि राघोबा के अच्छे संबंध थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उनके बेटे के तो संबंध अच्छे होंगे ही। समझ रहे हैं? आप कहेंगे जी भैया बड़ी आसानी से एकदम क्लियर पिक्चर है। उन्होंने क्या किया कि भाई एक काम करो, जो ये जो आपका पेशवा है इससे कहा कि भाई हम तुम्हारा साथ दे देंगे, ठीक है, अगर तुमको वापस पूना चाहिए, जिस पूना को होलकर कब्जे में कर चुके हैं, लेकिन तुमको क्या है कि भैया अब सहायक संधि अपनानी पड़ेगी। पहले जिली तो बहुत चालाक था, उसके पास तो शर्त ही एक रहती थी सहायक संधि अपना लो, एक रेजिडेंट रखो, हम तुमको सेना देंगे, उस सेना का खर्चा तुम दे देना। अब एकदम से बाजीराव सेकंड ने कहा कि मुझको बदला चाहिए। देखो हत्या इन्होंने कराई, अब वो कह रहा है कि मुझको बदला चाहिए। बदला मतलब मेरे पूना को उन्होंने कब्जे में कर लिया, वो मुझे वापस चाहिए। अंग्रेजों ने कहा तो भैया क्या दिक्कत है, तुम बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। बोला जो कुछ तुम मेरे लिए कर सकते हो वो करो। 60,000 की सेना दे दें तुमको, 60,000 की सेना से तो हरा दोगे उनको जाकर के। बोला क्यों नहीं? तो बोलो तो हम तुमको 60,000 की सेना देते। सहायक संधि स्वीकार है? जी भैया स्वीकार है। तो यहाँ पर इस बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था आपका, क्या बोलेंगे, ये जो घटना है ये 1802 की, ठीक है, याद रख लेना। 1802 में 1802 में 1802 में अंग्रेजों के पास पहुंचा। क्यों पहुंचा अंग्रेजों के पास? समझ गए? पास पहुंचा, अंग्रेजों के पास पहुंचा और और सहायक संधि स्वीकार की। और सहायक संधि जो सब्सिडरी ट्रीटी थी उसको इसने स्वीकार कर लिया, सहायक संधि स्वीकार की। क्लियर है भाई साहब? क्या बोलेंगे? इसको लिख देंगे बाजीराव वेंट टू, बाजीराव वेंट, वेंट टू नहीं, वेंट फॉर हेल्प, हेल्प
बाय ब्रिटिशियर्स एंड accepted the subsidiary treaty, accepted the subsidiary treaty। इसको इन्होंने बोला कि भैया हमको स्वीकार है। अब यहाँ पर क्या हो गया फिर 1802 में 1802 में ही अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अब हम तुम्हारा साथ देंगे, तुमको 60,000 की सेना देंगे, तुम कौन सा एरिया दोगे हमको, सहायक संधि के द्वारा तो अंग्रेज चालाक थे, क्षेत्र भी दे दो भैया थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको पता था अगर 60,000 की सेना का तुम वेतन दे पाओगे क्या बाजीराव द्वितीय। अभी उसने कहा ठीक है वेतन दे देंगे, तुम बताओ क्या करना। उन्होंने बोला बसीन का क्षेत्र भी हमको दे दो तुम, वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा उसको ले लेंगे। ठीक है जी, बसीन की संधि हुई 1802 में, बसीन की संधि हुई। और बसीन में जो संधि हुई आपका, इसमें भविष्य में सूरत का वादा भी किया, सूरत का वादा कि भैया सूरत देंगे, जैसा मतलब इसके पिता ने वादा किया था वही वादे हैं। द ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ बसीन वाज साइंड इन, वाज साइंड, ये तो नहीं लिख लो ना, वाज साइंड ये तो आपको पता ही है, 1802। तो भैया कौन कौन इनके विद्रोही हैं पूना के इस समय पर देखिए जरा। तो सबसे बड़ा विद्रोही तो इस समय होलकर है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर तो चाल चली कि भाई इस समय ये जो सब लोग अलग अलग शक्ति बने हुए हैं, क्योंकि बाकी सबको भी लग रहा था, ग्वालियर को भी, बड़ौदा को भी, कि भाई पूना के जो ये पेशवा हैं ये भविष्य में हमारे ऊपर भी हमला कर देंगे। ठीक है, तो वो भविष्य में हमारे ऊपर हमला ना कर दे, तो ये सब लोग अलग अलग अपनी नीति का पालन कर रहे थे। तो इन सब ने क्या देखा कि हम लोग जो हैं अलग अलग रह करके स्वतंत्र रूप से शासन करते रहेंगे। लेकिन अंग्रेजों की नज़र क्या है कि ये जो अलग अलग हैं, जैसे आपने बचपन में भी एक कहानी सुनी थी कि लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए परिवारों में एकता का संदेश दिया गया ना कि आपको अपने परिवार की एकता बनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है। और अंग्रेजों ने क्या किया, इनको सेपरेट करने के पीछे भी अंग्रेज शक्तियाँ रहीं, और फिर क्योंकि उनको तो यही था फूट डालो और राज करो, और अंग्रेजों ने क्या है इन सब के खिलाफ युद्ध कर दिए। यानी कि जो सेपरेट पावर्स हैं इन सब के खिलाफ अंग्रेजों ने युद्ध किए, जिसमें से प्रमुख क्या है, प्रमुख है पहले सिंधिया फैमिली। आप छोटा सा एक नोट बनाना, उसी से समझ जाओगे। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच, मतलब ये सब वॉर के बाद की स्थिति है, अंग्रेजों के बीच जो संधि साइन हुई थी वॉर के बाद में, उस संधि का नाम है आपका सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और इससे पहले एक संधि और हो गई थी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी आपका 1803 में। इस समय पर जो सिंधिया परिवार में राजा थे, इस समय पर राजा थे आपका सिंधियाओं के, उनका नाम था आपका दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। जब हम लक्ष्मी राय उनको पढ़ेंगे ना, लक्ष्मीबाई जी को, रानी लक्ष्मीबाई, तो उनको क्या किस परिवार पर आरोप लगते हैं, उन आरोपों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे तब। ठीक है, तो एक तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, यानी कि बिटवीन सिंधिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, द ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव की, सुरजी अर्जुन की कहानी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। कभी कभी कुछ शब्द लिख जाते होंगे दोस्त ऐसे, तो पैटर्न में नहीं रहते होंगे, इसलिए माफ। ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी, महाराष्ट्र में उस समय अंजन गांव एक जगह थी, वहां पर ये हुई थी, सुरजी अर्जुन गांव, सुरजी अर्जुन गांव। दूसरा इनके अपोनेंट कौन थे, भोसले परिवार। तो भोसले और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, भोसले और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई जो इसी वर्ष हुई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि इस संधि से 13 दिन पहले वो हुई, यानी कि भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई 17 दिसंबर को, और इनके बीच में हुई थी आपका 30 दिसंबर 1803 को। तो भोसले और अंग्रेजों के बीच में भी एक संधि हुई जिसको बोलते हैं देवगांव की ट्रीटी, देवगांव की संधि, यानी कि ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव। तो इनसे अलग अलग संघर्ष उन्होंने किया, और ट्रीटी ऑफ देवगांव ये हुई 1803 में। और भैया भोसलों के इस समय पे राजा कौन थे, रघुजी भोसले।
रघु जी भोसले थे, जो इस भोसले परिवार का या इस वंश का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरी स्थिति इनके साथ में बनी किसके लिए? होलकरों के लिए। होलकर, क्या बोलेंगे? होलकर और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी राजापुर घाट की संधि। राजापुर घाट, राजापुर घाट की संधि, यानी इन सबको अंग्रेजों ने हराया और उन सबसे एक एक ट्रीटी साइन की। ट्रीटी ऑफ राजापुर घाट, ट्रीटी ऑफ राजापुर घाट, ये हुई थी आपका 1805 में, 1805 में। और इनका नेतृत्व कर रहे थे होलकरों का यशकांत राव होलकर। यशकांत सॉरी यशकांत राव होलकर। यशकांत राव होलकर इनका नेतृत्व कर रहे थे। थम्स सब करें भैया, कहानी क्लियर है कि मराठाओं से जो उनका संघर्ष हुआ अलग अलग, उसमें कैसे अंग्रेजों ने विजय पाई। तो अंग्रेजों ने जो ये विजय पाई है, इसमें 1802 में शुरुआत कहाँ से हुई है कि 1802 में बाजीराव द्वितीय गया। बाजीराव द्वितीय क्यों गया? क्योंकि होलकरों से उनका सीधे रोप है। यहाँ पर बड़ौदा से अभी कोई संधि नहीं हुई थी, ये बात याद रख लेना आप लोगों को। लेकिन मराठा एम्पायर को उन्होंने बहुत कमजोर कर दिया, बहुत कमजोर कर दिया। और 1802 में ही एकदम से शुरुआत हो गई मराठा शासन के बहुत कमजोर होने। तो 1802 से शुरू हुआ ये वॉर, ठीक है, फाइनली, जिसमें एक संधि साइन हुई। लेकिन इसमें संधि के द्वारा जो पहला वॉर हुआ इसका, वो हुआ सिंधियाओं से 1803 में, और अंतिम वॉर हुआ होलकरों से 1805 में। इसीलिए हमने आपसे कहा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से 1805 चला। आपको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अंग्रेज जो है वो मराठा को बहुत हद तक टेक ओवर कर चुके हैं। तो फिर बात आती है हमारा, इसकी बात आती है तीसरे आंग्ल मराठा वॉर की, और संक्षेप में समझना है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा युद्ध कौन है अभी? किसको सपोर्ट कर रहे थे अब तक ये? तो पूना के पेशवा को ये सपोर्ट कर रहे हैं, पूना के पेशवा को ये सपोर्ट कर रहे हैं, यस और नो? थर्ड एंग्लो मराठा मराठा वॉर, आप कहेंगे हाँ जी भैया, उन्हीं को ये सपोर्ट कर रहे थे। और इस सपोर्ट में क्या था सबसे प्रमुख बात? अभी आराम कर लो ना, तो क्लास में क्या दिक्कत? कोई नहीं, आराम करो बराबर। हेलो हेलो हेलो, अभी बताएंगे दोस्त, आवाज क्लियर है? आवाज साथी क्लियर है? एक बार बताएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बोलेंगे, मैंने बताया तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो हम कौन सा डायलॉग बोल रहे थे? हम डायलॉग बोल रहे थे केजीएफ का। और वो डायलॉग तुम सबने शायद सुना हो या नहीं सुना हो। उसमें ये होता, मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो ये सिद्धांत था कि वो टालते वालते भी नहीं थे, इसका जो आधा पार्ट है उसको खत्म कर दो। तो वो तो टालते भी नहीं थे, वो तो जंग को पैदा करते थे और लास्ट में जीत जाते थे फिर, क्योंकि वो सबको सेपरेट कर देते थे। और भारतीय राजाओं के अंदर उतनी दूरदर्शिता नहीं थी, या यूं कहें कि भारतीय राजाओं के अंदर जो है अपने लालच और अपना स्वार्थ या अपनी टेरिटरी को बचाना उनके लिए अपनी जो है प्रायोरिटी की चीज़ थी या प्राथमिकता की चीज़ थी। वो भारत के लिए स्वप्न उस समय पर नहीं देखते थे। तो इस समय पर अब यहाँ पर कौन था? एक तो बाजीराव सेकंड है, बाजीराव सेकंड था, बाजीराव सेकंड। और बाजीराव सेकंड के एक सहयोगी थे इस समय पर, अप्पा साहब। अप्पा साहब, तो एक सेंटर तो ये था।
और वर्सेज में कौन था आपका, वर्सेज में थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में इस समय था आपका हेस्टिंग्स, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये दूसरा हेस्टिंग्स है, दो हेस्टिंग्स आए थे, ठीक है, याद रखना इस समय की स्थितियों में। इन्होंने क्या किया कि भाई अब तो हमने तुमको बहुत सपोर्ट दिया था, और इन्होंने ये कह दिया बाजीराव द्वितीय से कि भाई अब तुम पेशवा नहीं रहोगे। तो बाजीराव द्वितीय से इन्होंने उसकी पेशवाई छीन ली, और ये क्या किया, इसको बाजीराव द्वितीय को कहा, बाजीराव द्वितीय को कहा कि हम तुमको देंगे 8 लाख रुपए एनुअली पेंशन, वार्षिक पेंशन। पेशवा तुम ही रहोगे, नाम तुम्हारा पेशवा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारी जो है ना, ये जो मराठा संघ है ये खत्म होता, ठीक है। 8 लाख वार्षिक पेंशन, जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक तुमको पेशवा कहते रहेंगे। वार्षिक पेंशन देकर देकर इसको भेज दिया विठुर। विठुर एक जगह थी कानपुर, यानी कि तुम महाराष्ट्र में भी नहीं रहोगे, तुम रहोगे कानपुर। विठुर कानपुर इसको भेजा। सेंट हिम टू विठुर by giving a pension of 8 lakh rupees annually, ठीक है। और क्या बोला इसको कि भैया तुम ही हो अंतिम पेशवा, लास्ट पेशवा तुम ही हो। इसीलिए तो इनके बेटे कहते हैं कि मुझको भी पेशवा एक्सेप्ट करो, लेकिन वो क्या बोलते, नहीं तुमको पेशवा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो जब 1857 की क्रांति में वो खिलाफ आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे लास्ट पेशवा। अब जब इन्होंने बाजीराव द्वितीय से ये बात की कि भाई तुमको अभी विठुर भेजा जाएगा, तो ये विद्रोह करेंगे या नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति है जो पेशवा है, अब तक अंग्रेजों के साथ था, तो अंग्रेजों से विद्रोह करेंगे, आसानी से मान लेंगे। इसीलिए इसको हमने बोला तीसरा अंगल मराठा युद्ध, क्योंकि यहाँ तो युद्ध की स्थिति नहीं है। तो इन्होंने भी कहा कि भैया हम भी अब लड़ेंगे, हम भी वॉर करेंगे, अंग्रेजी शासन से हम लड़ेंगे, ऐसे तुम हमको कैसे हमारी पेशवाई को ख़त्म कर सकते हो। तो याद रख लेना, क्या छोटी छोटी चीज़ें और हैं इस वॉर के द्वारा, क्या क्या चीज़ें हुई। एक तो 1817 में 1817 में पेशवा संघ को समाप्त किया गया। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि पेशवा संघ अब समाप्त होगा। abolition of Peshwa Federation, abolition of Peshwa Federation, abolition of Peshwa Federation, पेशवा फेडरेशन या मराठा संघ बोलिए, पेशवा संघ से अच्छा अगर हम इसको मराठा संघ नाम देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समस्त तो मराठा संघ ही था, मराठा संघ, यानी कि आपका मराठा फेडरेशन लिखना भैया। अबोलिशन ऑफ मराठा फेडरेशन इन 1817। इसी समय पर क्या हुआ आपका, फिर वॉर शुरू होगा। तो वॉर कई जगह पर हुआ, छोटे छोटे युद्ध हुए, जैसे जिसमें एक चर्चित युद्ध है आपका, आपने देखा होगा सालसेट युद्ध हुआ यहाँ पर, सालसेट युद्ध। तो सालसेट युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज, सालसेट जगह पर अंग्रेज और आपका बाजीराव द्वितीय की सेनाएं आई, जिसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की जीत हो गई। एक युद्ध आपने सुना होगा, भीमा कोरेगांव वॉर। भीमा कोरेगांव कितने लोगों ने सुना है, ये तो भारत का एक चर्चित स्थल भी है। भीमा कोरेगांव युद्ध बहुत चर्चित युद्ध है भारत का। इस युद्ध में क्या हुआ था वो समझिए जरा। और ये वॉर हुआ था आपका भीमा कोरेगांव 1 जनवरी, यानी नए साल को 1818 में। तो अभी 1 जनवरी जब आपका 2018 था, तो इसको कितने साल पूरे हुए थे, 200 साल। तो आप 2018 में एक खबर थी कि भीमा कोरेगांव जो स्मारक है वहाँ पर, ठीक है, यानी कि वहाँ पर भीमा कोरेगांव रण स्तंभ जो जगह है आपका, वहाँ पर सब लोग सेलिब्रेट करने जा रहे थे। तो सेलिब्रेट करने जा रहे थे तो उनके ऊपर पथराव हो गया और हिंसा हो गई, और हिंसा में क्या है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर चोटें पहुँची, डेथ हुई कई लोगों की। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बात समझिए आप, कि भीमा कोरेगांव में ये लोग, आप कहेंगे भैया सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय है, तो यहाँ पर क्यों ये सेलिब्रेट कर रहे हैं फिर हमारे भारत के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय को। तो उसका कारण क्या था वो समझिए। कारण ये था कि भीमा कोरेगांव, पहली बात तो भीमा नदी के किनारे और महाराष्ट्र में है। यह भीमा कोरेगांव में एक था आपका महार समुदाय। कौन सा समुदाय, यहाँ पे महार समुदाय है, महार कम्युनिटी, महार
कम्युनिटी, जिसको आप महाड़ भी बोलते हैं कई बार, महाड़ कम्युनिटी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप सब लोगों को पता होना चाहिए, हम बताएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष को आप लोगों को जब उनका लेक्चर लेंगे, कि 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कोरेगांव पहुंचे थे। तो तब से बहुत चर्चित जगह रही है, सबको इसको मतलब बहुत पहचान मिली इस जगह को। तो ये महाड़ समुदाय का क्या संबंध है यहाँ से? देखो, महाड़ समुदाय भारत में एक अत्यंत पिछड़ा हुआ समुदाय कंसिडर किया जाता था। और पेशवाओं के समय क्या था कि पेशवाओं के समय बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी महाराष्ट्र में जो कि आपका एकदम से दलित विरोधी थी। यानी कि इस समुदाय के लोगों को अगर कहीं थूकना होता था तो ये थूक नहीं सकते थे खुलेआम। अगर थूक की स्थिति भी पैदा हो तो अपने गर्दन में इनको मटका, मिट्टी का कोई बर्तन लटकाना पड़ता था और उसी में थूक सकते थे। इनके पीछे झाड़ू बंधी रहती थी ताकि इनके पैरों के निशान से धरती अपवित्र ना हो जाए। आप समझ पा रहे हैं, महसूस करोगे इस एक चीज। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, एक महिला कह रही थी कि हमारी गली में तुम ऐसे घोड़े पर बैठ के कैसे आ सकते हो दूसरे से। वो दकियानूसी सोच उन लोगों के जहन में इतनी भर चुकी थी और वो उस समय से है। तो यहाँ पर महारों को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए आप, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महार समुदाय ने तो ये जंग कर दी थी हिंदुओं के खिलाफ में, तो हिंदुओं के खिलाफ नहीं थी, वो उनके उत्पीड़न के खिलाफ जंग थी। अगर किसी को मौका मिलेगा, उस समय की स्थितियों को आप सोचिए कि जिसको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि हमसे तुमको 100 गज दूर रहना है, 32 गज दूर रहना है, एक विशेष समुदाय के लिए आपको 64 फीट दूर रहना है, इतने गज दूर रहना है, इतने फीट दूर रहना है। आप ऐसी व्यवस्था यदि बनाओगे, ऐसी व्यवस्था यदि बनाओगे, तो क्या वह समाज आपसे दूरी को महसूस नहीं करेगा? आप बताइए, यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल महसूस करेगा। तो वही महार जिनको सेना में शामिल होने का मौका नहीं था, सेना में अगर शामिल भी होते तो बहुत निम्न पद पर, एकदम से सेवादारों का कार्य तुम कर सकते हो, लेकिन तुम एक ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकते हो। इसी का फायदा तो विदेशी शक्तियों ने उठाया। तुम्हारे यहाँ जो जाति प्रथा थी, जिसमें तुमने लोगों को बांट रखा था और तुमने जिन लोगों का दमन किया, लंबे वर्षों तक, शताब्दियों तक तुमने जिनका दमन किया, जब उनको मौका मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए एकदम से दोनों हाथ उनके लिए खोल दिए कि तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारी सेना में भर्ती हो जाओ। तो 28,000 की पेशवा की सेना के खिलाफ में जो लगभग 800 से 900 ईस्ट इंडिया कंपनी के आपका जवान लड़े, उनमें से 500 लोग महार समुदाय से थे और 500 और प्लस में 300-400 लोग और थे। उन्होंने 28,000 की पेशवा की सेना को हरा दिया, या ये कहें कि उनको भागने को मजबूर कर दिया। इतनी बुरी तरह से उनको हराया और इतने जबरदस्त तरीके से वो लड़े। तो इसीलिए महारों में क्या है, उसको आपका महार कम्युनिटी जो है उसको एक विजय उत्सव की तरह बनाती है। क्योंकि अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने तो फायदा उठाया, और जैसे ही अंग्रेजों ने कोरेगांव का युद्ध जीत लिया तो उन्होंने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे महारों का उत्थान हो पाए, या उस समुदाय के लिए बाद में अंग्रेजी व्यवस्था में आपने कुछ ऐसा आप देख पाओ कि आपका, कि उन्होंने क्या उनको उत्थान करा दिया था, उनका अपलिफ्ट करा दिया था उनको? तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ उनको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत अंग्रेज प्रयोग करते थे। लेकिन महारों को तो ये उम्मीद मिली ना कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, या जो पेशवाई आपका दलितों पर अत्याचार कर रही थी उसके खिलाफ लड़ने का उनको एक आपका समय आया, या बोले लड़ने का एक मौका उनको मिला। तो उस महार समुदाय ने जो अपना संघर्ष किया वो उस जातिवादी घमंड के प्रतिशोध में किया। ये जातिवादी घमंड जो है इसको हम दूर करेंगे, और महारों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका इस युद्ध को जीत जाती है और पेशवा जो है इस युद्ध को हार जाते हैं। ठीक है, तो इसी युद्ध के बाद में थम्स अप करें, बात क्लियर रही। इसी युद्ध के बाद में क्या हुआ, 1818 में 1818 में मंदसौर संधि, मंदसौर जिसको मंडेश्वर संधि भी कहते हैं, मंडेश्वर मंडेश्वर संधि हुई। और मंडेश्वर संधि इन्होंने कर ली होलकरों से, अपने साथ ले लिया कि भैया तुमको संरक्षण हम देंगे। क्या बोलेंगे, मंदसौर संधि वाज साइंड इन 1818। ये किस किस के बीच में हुई? होलकरों के बीच में, यानी कि मल्हार राव होलकर था इस समय पर, एक मल्हार राव होलकर होलकर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। और मल्हार राव होलकर द्वितीय को इन्होंने क्या दे दिया, संरक्षण का वादा दे दिया। बात क्लियर है? इस बात में कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को? बोलेंगे जी किसी बात को कोई समस्या? हर्ष त्रिवेदी कह रहे हैं IAS, ये क्या है?
बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पर 1802 नहीं, 1802 ठीक है एकदम से निखिल भाई, एकदम से ठीक है। लेकिन आपको भी मानना होगा सर, छुआछूत और आरक्षण से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसलिए आरक्षण खत्म होना चाहिए। ओके, आपकी बात को कंसीडर कर लेते हैं, और किसी दिन जब हम फ्री रहेंगे एक लेक्चर आरक्षण पर रखते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं इस आरक्षण जैसी व्यवस्था को हमारे देश में क्यों अपनाने की जरूरत पड़ी? क्या वास्तव में जो सोचा गया वहां तक ये पहुंच पा रहा है? क्या इसको सरकारें बार बार क्यों बढ़ा रही हैं? या इसको खत्म कर दिया जाए यदि, तो उसके बारे में सरकारें क्यों विचार नहीं करती हैं? एक वर्ग जो ये कहता है इसको खत्म कर देना चाहिए, क्या इसको सही में खत्म कर देना चाहिए? क्या वो देश के लिए नुकसानदायक होगा या लाभदायक होगा? तो इन सारे बिंदुओं के लिए किसी दिन आरक्षण पर साथी चर्चा करेंगे। मुझे आप सब लोगों के 2 घंटों की आवश्यकता होगी, और शायद ये बड़ा विवाद है ना, बहुत सारे लोगों के बीच में। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ 2 घंटे की क्लास में आपके सारे मिथ दूर हो जाएंगे, और आप ये समझ पाएंगे आरक्षण की आवश्यकता क्या है सही मायने, क्यों सरकारें उसको बार बार बढ़ा देती हैं, और सही मायने में उसकी आवश्यकता क्या है। और इसके साथ ही हम वो अभी जातिगत आपका जातिगत जनगणना की बात हुई है ना, उन दोनों का संबंध भी आपस में जोड़ेंगे। जातिगत जो जनगणना है उसके क्या मायने हैं, उससे समाज को या उन जातियों को क्या लाभ होगा, अक्सर विपक्ष इसकी मांग क्यों उठाता है, और भारत की राजनीति में इससे क्या परिवर्तन पड़ होगा जातिगत जनगणना से, या भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या आने वाले भारत के निर्माण में जो जातिगत जनगणना है वो आपका वो किस तरह से प्रभाव डालेगी। ठीक है, लेकिन जब फ्री होंगे तो हम आपको बता देंगे, एक लेक्चर जरूर लेंगे, और आपके जो भी माइंड में है, क्योंकि होना चाहिए ना, आपका कुछ भी आप रख सकते हैं, आप स्वतंत्र, अपना कुछ भी पक्ष आप रखें, आपका एक पक्ष है, लेकिन हम हमारा काम है उसका निराकरण करने का, तो निराकरण करेंगे। बताओ जी भैया। एक भैया मैं आपको बता रहा था, जो आपकी जीएस की बुक है वो अभी हमारे कुछ पैटर्न की वजह से थोड़ा डिले है। जीएस बुक ये आपका, आप नोट कर लो इसको अपने लाइब्रेरी में या कहीं भी लिख दो, 10 जून को आएगी, 10 जून, 10 जून को। और ये कंप्लीट जीएस बुक होगी, कंप्लीट जीएस बुक। मैंने शायद आपको पहले भी इसके बारे में बताया, कुछ साथी इस बार की 10 को इसका वेट करें, मैं ये चाहूँगा नहीं, आप 10 जून तक के लिए आपको वेट करना होगा। ठीक, लिख दो एक बार डेट 10 जून, ताकि मुझे पता रहे मैं इन्फॉर्मेशन आप तक सफलतापूर्वक पहुंचा चुका हूं। इस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं को प्रांतों को बंबई प्रेसिडेंसी भी दिया गया। बंबई प्रेसिडेंसी दिया गया, बंबई प्रेसिडेंसी हमने आपको बताया नहीं है, तीसरे में दिया गया था, बताया था हमने आपको या तीसरे में, शायद हम कुछ और बातें करते रह गए। हाँ, मराठा संघ को खत्म किया, यहाँ पे लिख लेना साथ ही इसमें। ठीक है, विठुर दिया गया, और साथ में क्या किया गया यहाँ पर, बंबई प्रेसिडेंसी जो था बंबई अंग्रेजों को दे दिया गया, बंबई अंग्रेजों को दिया गया, ये तीसरे में हुआ था, बंबई अंग्रेजों को दिया गया। किसमें हुआ था ये? तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में, तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में, तीसरे में। नेक्स्ट, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा 1803 से 1805। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो तीसरे के समय कौन था? आपका हेस्टिंग्स था। ये तो जब आप कार्यकाल पढ़ोगे ना इन सब के, जब हम सारे गवर्नर पढ़ेंगे तो आपको सब बखूबी याद होंगे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तीसरे के दौरान मंदसौर की संधि। मंगलौर तो देखो, ये तो आपका किस किस के बीच थी? ये तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच थी, 1784। पांडिचेरी आपका कर्नाटक वॉर की है, सलबाई 1782 है। ये संधियां पहले आपको बड़ी टफ लगती होंगी, क्या इनके वर्ष हैं, क्या युद्धों के वर्ष हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं, जब हमारा सीखने का मन होता है, तो हम वास्तविक रूप से सीख जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सलबाई की संधि के साथ में खत्म हुआ? तो वो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, दूसरा। 1818 में अंग्रेजों और होलकरों के प्रमुख तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? मंडेश्वर या मंदसौर की संधि में उनको क्या बोला? संरक्षण दिया गया। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, ये आपका साथी होमवर्क है, और उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर बहुत अच्छे से देंगे, और कल की क्लास में हम अंग्रेजों के आगे के संघर्ष पर बढ़ेंगे। ओके, क्या हो गया भैया? एक बार क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, सलबाई की संधि, सलबाई की संधि आपने गलत लगा दिया क्या? कहाँ पर था सलवाई की संधि? कौन सा नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं वापस। कितना नंबर क्वेश्चन था? सलबाई की
कौन सा युद्ध सलबाई की संधि के साथ में खत्म हुआ? द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में तो क्या हुई है, राजापुर घाट की संधि हुई है 1805 में, राजापुर घाट की। और सुरजी अर्जुन गांव इसकी पहली संधि थी। पहला अंगल मराठा युद्ध था ना, 1775 से 82 तक जो चला, 82, और 1782 में हुई थी अंगल मराठा। और यहाँ पर 1775 में कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि हुई। रियली सॉरी। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आंसर देना ना भूलें। अपनी जर्नी को साथ ही आगे बढ़ाते रहिए। हमेशा एक, अगर मैं कहूँ, तर्कशील छात्र बनने का प्रयास करिए। और अन्य जितनी भी कहानियाँ हैं दुनिया में, झूठी कहानियाँ या जितने भी अंधविश्वास हैं, उनसे बस दूर हो जाइए। थोड़े से तार्किक बनिए और साथ में विनम्र बनिए, और दुनिया में सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा और सबसे समझदार इंसान हो जाए। ठीक है? अपने आप पे गर्व करना सीखिए, खुद पर आत्मविश्वास रखिए। चीज़ें कठिन होती हैं, ये वास्तविकता है, जिसको महसूस करना होता है, जिसके हिस्सेदारी में आती हैं, उसी को इस बात का मालूमात होता है। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि एक दिन दिन संवरेंगे साथी, इसी एक विश्वास के साथ में मेहनत करते रहिए और वो संवरेंगे। ख्याल रखेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।